गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया और आज जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। ब्रायोफाइटा के बारे में हमने सामान्य लक्षण देख लिए थे, इसकी विशेषताएं देख ली थी और इसका आर्थिक महत्व देख लिया था, पर इसका वर्गीकरण भी है। तो इस सामान्यतः अगर देखा जाए तो जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में बांटा गया है, क्योंकि ब्रायोफाइटा एक प्रभाग है जिसके अंतर्गत 3 वर्ग आते हैं, जिसे हम बोलते हैं हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और थर्ड है ब्रायोप्सिडा। तो फर्स्ट हम देखते हैं हिपेटिकोप्सिडा के लक्षण। हिपेटिकोप्सिडा का मतलब होता है लीवर, हिपेटिक का मतलब होता है लीवर। ये एक लैटिन वर्ड है, इसीलिए इसे लिवर वर्ट भी कहा जाता है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि हिपेटिकोप्सिडा को जनरली लिवर वर्ट भी कहते हैं और इसका पुराना नाम जो है हिपेटेसी है, पहले इसे हिपेटेसी ही बोला जाता था। इसमें अगर देखा जाए तो ये सबसे सामान्य मतलब सरल संरचना वाले ब्रायोफाइट्स हैं और आदिम हैं। आदिम का मतलब होता है पुराने या प्रिमिटिव, जो पुराने समय से होते हैं उनको प्रिमिटिव बोला जाता है। इनमें युग्मकोद्भिद जो होता है वो थैलेसाब होता है। थैलेसाब मैंने पहले भी बताया आपको कि थैलॉइड होता है, जिसमें पूर्णतः जड़ तना एवं पत्तियों में शारीरिक संरचना विभेदित नहीं होती है। मूलाभास एक कोशिकीय एवं पटरहित होते हैं। मूलाभास का मतलब क्या होता है, जो राइजोइड्स होते हैं, मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे इससे जो जड़ें निकल रही हैं वो कैसी होती हैं, एक कोशिकीय, या उसमें पट अनुपस्थित होते हैं। इनमें कोशिका में अनेक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट की संख्या तो अधिक होती है पर इनमें पायरेनोइड्स अनुपस्थित होते हैं। पायरेनोइड्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में ही उपस्थित संरचनाएं होती हैं। कैप्सूल जो होते हैं स्तंभिका नहीं पाए जाते हैं, मतलब कैप्सूल्स जो होते हैं उसमें स्तंभ अनुपस्थित होते हैं, नीचे की साइड उनमें कॉल्यूमेला नहीं होता है। उदाहरण है जैसे रिक्शिया, मार्केंशिया और पॉरेला। तो ये आपको मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। फिर है इसके एंथोसिरोटोप्सिडा, सेकेंड जो क्लास आती है उसको एंथोसिरोटोप्सिडा बोलते हैं। ये जो होती है बीजाणु उद्भिद, इसमें जो होता है बेलनाकार होता है, मतलब संरचना अगर हम देखें बीजाणु उद्भिद की तो वो बेलनाकार होती है और इसमें सींग जैसा हॉर्न होता है, इसीलिए इसे एक तरह से हॉर्नवर्ट भी बोलते हैं। हॉर्नवर्ट मतलब इसकी संरचना कैसी होती है, सींग के जैसी। और युग्मकोद्भिद जो होता है उसमें थैलेसाब होता है, मतलब दोनों ही तरह की इसकी संरचना होती है। बीजाणु उद्भिद भी अवस्था होती है इसमें और युग्मकोद्भिद भी अवस्था पाई जाती है। इसमें शल्क नहीं पाए जाते, शल्क का मतलब ऊपर की ओर स्केल्स नहीं होती हैं। और मूलाभास जो होते हैं वो पटरहित होते हैं और चिकनी त्वचा वाले होते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट होता है और इसमें पायरेनोइड्स पाए जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं, इसमें बेलनाकार बीजाणु उद्भिद सीटा एवं कैप्सूल में विभेदित होता है, मतलब इसका जो बीजाणु उद्भिद है सामान्यतः अगर देखें जैसे ब्रायोप्सिडा में फूड, सीटा और कैप्सूल 3 भागों में बटा होता है, परंतु इसमें जो होता है वो कैसा होगा, इसमें एक तरह से सीटा और कैप्सूल में बटा होगा। इसमें कैप्सूल जो होता है उसमें स्तंभ भी, मतलब कॉलम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, कॉलम में बटा होता है। और आभासी इलेटर्स मतलब स्यूडोलेटर्स प्रेजेंट होते हैं और लेटर्स में स्थूल बैंड मतलब बैंड्स जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। इसमें जो कैप्सूल का आधारीय भाग होता है, तो आधारीय भाग जो होता है उसमें अगर देखा जाए तो विभोज्योतक कोशिकाएं पाई जाती है। ये कोशिकाएं जो होती हैं इसको वृद्धि करने, मतलब इसके शरीर को वृद्धि करने में या ग्रोथ करने में मदद करती है। ये जनरली सभी पेड़ पौधों में होती है। छोटे जो स्मॉल कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं उनमें नहीं पाई जाती हैं, परंतु सिरेटोप्सिडा में ये प्रेजेंट होती हैं। और इसका एग्जाम्पल है एंथोसिरोम और नोटोथाइलस। नेक्स्ट है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा इसकी थर्ड वर्ग है या क्लास है। अगर ब्रायोप्सिडा की बात करें तो इसका पुराना नाम मसाई है, पहले इसको मसाई बोलते थे। और इसमें जो पौधे आते हैं उसको मॉसेस कहते हैं। अब मॉस के बारे में हमने पढ़ लिया था जब हमने ब्रायोफाइटा शुरू किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था मॉसेस के बारे में। मॉसेस जो होती है घासें होती है एक तरह की। तो इसमें युग्मकोद्भिद जो होते हैं वो 2 अवस्था में होते हैं। प्रथम जो होता है तंतु की अवस्था में होता है, जिसे प्रोटोनिमा स्टेज कहते हैं,
और दूसरा जो होता है वो एक तरह से पर्णिल अवस्था में होता है, जिसे फोलिएज या लीफी स्टेज कहते हैं। इसमें मूलाभास जो होते हैं, मूलाभास मतलब कि ऐसा आभास होता है कि जड़ें विकसित हो रही हैं। उनमें बहुकोशिकी, ये जो होते हैं बहुकोशिकी, शाखित और तिरछे एवं पटयुक्त होते हैं। पटयुक्त आपको पता ही है। और शल्कों का पूर्णतः अभाव होता है, मतलब इसके ऊपर भी जो होते हैं स्केल्स एब्सेंट होते हैं। कैप्सूल की संरचना थोड़ी जटिल होती है, क्योंकि इस पे अगर देखा जाए तो एक ढक्कन जैसा पाया जाता है, या एक छिद्र जैसा होता है, या ऐसा कहें कि छिद्र नहीं बोल सकते, उसको आवरण बोलते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं आपर्कुलम। और इलेटर का इसमें भी अभाव होता है। स्फेग्नम को छोड़कर सभी में बीजाणु का जो प्रकीर्णन होता है वो पेरिस्टोम के अंदर होता है। परिमुख, परिमुख मतलब कि एक मुख के समान संरचना होती है, उसी के अंदर इसका प्रकीर्णन होता है। तो इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे रिक्सिया है, पोरेला है, फ्यूनेरिया है, इसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, एंथोसिरोस है और मार्केंशिया है। तो इस तरह से अलग अलग आते हैं इसमें, इस क्लास के अंतर्गत इसके उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट प्रभाग डिवीज़न हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं टेरिडोफाइटा। तो एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत ब्रायोफाइटा के साथ ही कुछ उच्च पादप समूह भी आते हैं। ये जो पादप समूह होते हैं इन्हें ट्रेकियोफाइटा भी कहते हैं। और ये जो उच्च पादप समूह होते हैं ये संवहनीय पौधे होते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो इसमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। और इन तीन समूह में आते हैं टेरिडोफाइटा, आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी। नेक्स्ट है जो टेरिडोफाइटा होता है, टेरिस का मतलब होता है फर्न और प्लांट का मतलब होता है पौधे। तो टेरिडोफाइट जो होते हैं ये इन्हें क्रिप्टोगेमस भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें सुविकसित संवहन तंत्र होता है। मतलब कि चाहे इनमें पुष्प और बीज नहीं बनते हैं, मतलब इनमें फूल और बीजों का अभाव होता है, परंतु इनमें संवहन तंत्र जो होता है वो पूरी तरीके से विकसित होता है। और ये सबसे ज़्यादा आद्य होते हैं, इनको इसीलिए जीवाश्म संवहनी स्थलीय पौधे भी कहा जाता है, या इन्हीं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। आद्य का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब कि सबसे पुराने। और टेरिडोफाइट जो होते हैं विकासी दृष्टि से प्रथम होते हैं, मतलब कि इनमें संवहन पुल भी पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल्स मतलब वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो बंडल के रूप में होते हैं। बंडल मतलब आपने सुना होगा जैसे पैकेट्स जैसे बटे बिखरे हुए रहते हैं। इनमें जल एवं खाद्य पदार्थों के संवहन के लिए ही जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम जो होता है वो जड़ों से जल का अवशोषण करके पूरे पौधे में पहुंचाता है, और फ्लोएम जो होता है वो पत्तियों से जो भोजन बनता है उसको पूरे पौधे में वितरित कर देता है। तो इस तरह से इनमें सुविकसित संवहन तंत्र पाया जाता है। ये प्रथम पौधे हैं जिनके जीवन चक्र की मुख्य अवस्था बीजाणु उद्भिद होती है। अब यहाँ पर युग्मकोद्भिद नहीं अवस्था है, सिर्फ क्या होती है इसमें बीजाणु उद्भिद अवस्था होती है। तो इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं हम देख लेते हैं। इस समूह के जो पौधे होते हैं वो सभी प्रकार के वातावरण में विकसित हो जाते हैं। अब सभी प्रकार के वातावरण में मतलब कि ये नम स्थानों पर, छायादार पहाड़ी क्षेत्र पर विकसित हो सकते हैं। मुख्य पौधा जो होता है बीजाणु उद्भिद होता है, मतलब कि इसमें जड़, तना एवं पत्तियों में पौधा विभेदित होता है। और तना साधारणतः राइजोम के रूप में होता है। और बीजाणु उद्भिद केवल भ्रूणावस्था में युग्मकोद्भिद पर निर्भर करता है, परंतु बाद में स्वतंत्र एवं स्वपोषित हो जाता है। मतलब बीजाणु उद्भिद होती उसमें युग्मकोद्भिद अवस्था भी है, पर वो इतनी ज़्यादा टाइम पीरियड की नहीं होती है। उगता वो कहाँ पर, युग्मकोद्भिद के ऊपर ही, परंतु अलग हो जाता है कुछ समय बाद। और फिर बीजाणु धानियों के अंदर क्या उत्पन्न हो जाते हैं, बीजाणु। जिन पत्तियों पर बीजाणु धानियाँ स्थित होती हैं उन पत्तियों पर बीजाणु को ब्रायोफाइल्स कहते हैं। ये पौधे के शीर्ष पर शंकु बनाती है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो कोन टाइप बनाती है। अब ये जो कोन होते हैं ये आपको जब आप बीएससी करोगे, ग्रेजुएशन जब करोगे, तो ग्रेजुएशन में इनकी संरचना आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इनमें जो पत्तियां लगी होती हैं तो पत्तियों के किनारों पर ही बीजाणु लगे होते हैं, जिसे ब्रायोफिलम कहते हैं। और ये पौधे जो होते हैं शीर्ष पर शंकु बनाते हैं, कोन जैसी संरचना बनाते हैं, उभरी हुई संरचना होती है जिसे कोन कहते हैं। तो इस समूह में समबीजाणु जैसे लाइकोपोडियम, इक्विसिटम
और हेट्रोस्पोर्स से आदि एक तरह से आते हैं, जैसे सिलेजिनेला, मार्सिलिया, दोनों प्रकार के ही पौधे इसमें सम्मिलित होते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम भी पाए जाते हैं, मतलब जल एवं भोज्य पदार्थों का संवहन हो सकता है। लेकिन जाइलम में वाहिकाएं एवं फ्लोएम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है। जाइलम जो होता है वाहिकाएं होती है, वेसल्स होती हैं जिसके द्वारा जल स्थानांतरित होता है, और फ्लोएम में सहकोशिकाएं होती हैं, कैंपेनियन सेल होती है जिससे भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण होता है, तो वो जो होती है बेसिकली इसमें एब्सेंट होती है। बीजाणु जो होते हैं वो अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, युग्मकोद्भिद अथवा प्रोथेलस बनाते हैं। तो बीजाणु यहाँ पर अंकुरित होंगे और युग्मकोद्भिद बनाते हैं। समबीजाणु पौधों में युग्मकोद्भिद अलिंगाश्रयी होते हैं, मोनोशियस, एक लिंगाश्रयी होते हैं, मतलब एक ही लिंग होता है इनमें, अर्थात पुंधानी और स्त्रीधानी एक ही युग्मकोद्भिद पर विकसित होते हैं। तो एक ही युग्मकोद्भिद से अगर ये विकसित होते हैं तो उसे मोनोशियस बोलते हैं। और जब विषम बीजाणु होता है, मतलब गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु जो होते हैं वो अलग अलग बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक तरह से डायोशियस, जिसे एक लिंगी और द्विलिंगी बोला जाता है। और निषेचन के लिए इसमें जल की आवश्यकता होती है, मतलब जल के माध्यम से ही इनमें निषेचन होगा। इनमें पुष्प, फल एवं बीजों का निर्माण नहीं होता है, मतलब पुष्प, फल और बीज नहीं बनते, सिर्फ क्या बनते हैं, बीजाणु उद्भिद बनते हैं जिनके अंदर बीजाणु लगे होते हैं। तो बीज और बीजाणु में अंतर होता है। और इनके जीवन चक्र में भी पीढ़ी का एकांतरण होता है जो विषम प्रकार का होता है, अर्थात दो पीढ़ियों में आकारिकी में भिन्न होते हैं, मतलब एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है, मतलब जैसे नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो पहली से अलग होगी, तो इसलिए इनमें पीढ़ी का क्या होता है, एकांतरण पाया जाता है। इसका आर्थिक महत्व देख लेते हैं हम टेरिडोफाइटा का। तो टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व बहुत ही कम है, जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, साइथिया, लाइगोडियम, ड्रायोप्टेरिस आदि जो पौधे होते हैं पौधों के रूप में, मतलब एक तरह से सजावट के ही काम आते हैं, और ये नर्सरी में मिलते हैं। मैंने कुछ तो स्पीशीज़ इनकी देखी है जिन पर कोन वगैरह लगे होते हैं, तो ये जनरली जैसे कांटेदार होते हैं कुछ, तो ये क्या झाड़ियों टाइप होते हैं, और कुछ बड़े भी होते हैं, तो इनको जनरली शो पीस के फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है। और सिलेजिनेला की जो जातियाँ हैं वो मृदा अपरदन को रोकती है, मतलब मृदा का कटाव नहीं होने देती है। अगर ज़्यादा मात्रा में पानी का बहाव भी होता है तो भी मृदा को कटने नहीं देती है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम जो है त्वचा रोगों में प्रयुक्त होता है। लाइकोपोडियम एक तरह से होम्योपैथिक औषधि लाइकोपोडियम इससे निकाली जाती है। सिलेजिनेला पिलीफेरा, सिलेजिनेरा लेपिडोफिला विशेष आकर्षक रूप में इन्हें आकर्षक रूप के पादप हैं जिन्हें पुनरुत्थान पादप, रेस्क्यूरेशन प्लांट्स के नाम पर जाना जाता है। किसी जगह का पुनरुत्थान करना है तो उसके लिए इसे जाना जाता है। तो इस तरह से ये टेरिडोफाइट के लक्षण है। अब टेरिडोफाइट का वर्गीकरण जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।